हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में यूनिट थर्ड का थर्ड चैप्टर कर्वेचर स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में वक्रता बोलते हैं। वक्रता इट मीन्स कर्वेचर। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टिकल किसी कर्व के अनुदिश गति करता है और जब उसमें एक मोड़ आता है तो इसके मुड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? वक्रता या फिर कर्वेचर बोलते हैं कि वो किस तीव्रता से मुड़ता है। ठीक है। अब मान लो कई बार तो ऐसे सीधा ही निकल जाए या फिर एकदम जबरदस्त मोड़ आ जाए। ठीक है, तो उनकी जबरदस्त मोड़ जो होगा वहां कर्वेचर ज्यादा होगी और कम कम मोड़ होगा वहां कर्वेचर कम होगी। ठीक है, तो देखो लिख लो इसकी डेफिनेशन। द बेंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज नोन एज द कर्वेचर। द बेंडिंग ऑफ the bending at any point of the curve is known as the curvature। इट मीन्स कोई भी कर्व में मुड़ने की जो क्षमता है, बेंडिंग बेंडिंग क्या होता है? मुड़ना होता है। ठीक है, उसकी जो क्षमता है उसको क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं। ओके, तो इस कर्वेचर को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। क्या? इस कर्वेचर को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है और इस कर्वेचर से कुछ डेफिनेशंस और जुड़ी होती हैं, वो भी देखते हैं। तो देखिए, ये मान लो हम पार्टिकल ये है, यहां से स्टार्ट होता है तो पी पॉइंट पे वो कुछ टाइम बाद पी पे पहुंच जाता है, पी पे। ठीक है, और कुछ उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में वो पॉइंट क्यू पे पहुंच जाता है ना। और यहां से इसकी दूरी मैं मान रहा हूं एस। ये पॉइंट कोई ए है, ए से चलता है और पी पे पहुंचता है, जिसकी ए से जो आर्क की लेंथ है वो एस है। और इस पी पे एक मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूं, पी पे स्पर्श रेखा जो एक्स एक्स के साथ साई एंगल बना रही है। और क्यू पे मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं जो एक्स एक्स के साथ साई प्लस उसमें थोड़ा सा विस्थापन यानी कि डेल साई एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं एस और साई में, एस और साई। और इसके क्या हो जाएंगे? ये थोड़ा सा विस्थापन यानी कि एस में भी थोड़ा सा विस्थापन डेल एस और साई में भी थोड़ा सा विस्थापन। अब देखो इसके अभिलंब की एक निश्चित दूरी होती है यहां तक, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मैं आपको आगे बता दूंगा। सी और ये पॉइंट, तो जैसे जैसे ये पॉइंट क्यू इसकी तरफ आएगा तो ये वाला जो दूरी यहां तक बन जाएगा, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो देखो ये कोई भी कर्व था, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो समथिंग जो भी आपको गिवन है, उस पे पॉइंट P है। उस पॉइंट P पे हमें वक्रता निकालेंगे और जो ये PC है इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि व्हेन Q टेंस टू P, जब Q P की तरफ आएगा तो ये वाला जो लंब है ये इस दूरी के इक्वल हो जाएगा। तो ये दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशंस लिख लो। पहली, वक्रता त्रिज्या यानी कि द पॉइंट C नॉन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम कर्वेचर का सेंटर बोलते हैं। द पॉइंट C इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर।
the point C known as center of कर्वेचर, यानी कि इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। किसको? पॉइंट सी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब फिर आती है वक्रता सर्कल या वक्रता वर्त। वक्रता वर्त इस सी पी को त्रिज्या मान के, सी पी को त्रिज्या मान के, सी को केंद्र मान के एक वर्त खींचा जाता है जो पी से पास होता है, जिसको हम वक्र सर्कल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि आप लिख सकते हो द सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस सी पी इज नोन एज सर्कल ऑफ कर्वेचर। द सर्कल with center C and radius CP is known as circle of curvature. ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है क्या कि इस पॉइंट सी को मैं केंद्र मानूंगा और इस सीपी को मैं क्या मानूंगा? त्रिज्या मानूंगा, और एक सर्कल खींच दूंगा जिस सर्कल को क्या बोलते हैं हम? वक्रता सर्कल बोलते हैं, वक्रता वर्त बोलते हैं। ठीक है, ओके। फिर देन पॉइंट सी आता है, यानी कि वक्रता किसको बोलते हैं? वक्रता किसको बोलते हैं? कर्वेचर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो द डिस्टेंस सीपी इज कॉल्ड 1/CP इज कॉल्ड द कर्वेचर ऑफ द कर्व। यानी कि जो हमारी रेडियस है सीपी, इसका रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? वक्रता बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना वक्रता क्या होगी, इसको रो से डिनोट करते हैं, और ये है जो रेडियस है उसकी रेसिप्रोकल होती है। तो 1/PC या CP इज नोन एज ए कर्वेचर, इज कर्वेचर। ठीक है, इसको हम कर्वेचर बोलते हैं, एंड इट्स डिनोटेड बाय रो, एंड इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको रो बोलते हैं। ठीक है ना, रो। ओके, फिर इसके बाद सीपी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। सीपी इज known as radius of curvature। ठीक है ना, जस्ट डेफिनेशन है, बस एक बार आपको ध्यान रखना है। अब मान लो मैं एक कोड खींच रहा हूं, एक जीवा, यानी कि एक सर्कल बनेगा यहां पे, इस सीपी को रेडियस मान के एक मैंने वक्र खींच दिया, वर्त खींच दिया। अब पी से पास होने वाली कोई भी जीवा, जैसे ये वाली जीवा, ये वाली जीवा, ये वाली जीवा, इस वक्र वर्त की कोई भी जीवा जो पी से पास हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कर्वेचर, वक्रता जीवा बोलते हैं। Any chord of the circle through P is called chord of curvature. Any
chord of the circle through P is called chord of curvature। ठीक है, तो ये हमारी इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। अब सबसे पहले हमारे पास हमें चाहिए रो की वैल्यू, यानी कि कोई भी करो हमें गिवन है, कोई भी करो हमें गिवन है, उसकी इक्वेशन देगा और आपसे पूछेगा कि किसी पॉइंट उस पॉइंट की वैल्यू दे देगा और उस पॉइंट पे आपको उसकी कर्वेचर निकालनी है। तो ये हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन रहेगा। तो देखिए, तो स्टूडेंट देखिए इस डायग्राम में, देखिए इस पॉइंट P पे हमारे A से P की जो आर्क ऑफ लेंथ है वो S है और इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा है उसके द्वारा बनाया गया एंगल क्या है, साई है। तो हमने यहां से हल्का सा विस्थापन किया, हम पॉइंट Q पे पहुंच गए। तो इस पॉइंट Q में पहुंचने में हमारे पास जो आर्क है उसमें डेल S विस्थापन आया। तो इसमें जो इसके ऊपर जो टेंजेंट होगी उसमें कुछ विस्थापन आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल साई। तो यह डेल साई हमारे पास टोटल कर्वेचर कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल कर्वेचर कहते हैं द एंगल डेल साई इज कॉल्ड टोटल कर्वेचर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक चीजें हैं। जस्ट डेफिनेशन ऑफ द आर्क पी क्यू, ऑफ द आर्क पी क्यू, यानी कि जो आर्क है यहां से लेके यहां तक, इस आर्क यानी कि तो हल्का सा विस्थापन हुआ है ना डेल एस, इस आर्क डेल एस का टोटल कर्वेचर है। और डेल साई बाई डेल एस, क्या इस डेल एस को अगर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी टोटल कर्वेचर में, अगर इसका डेल एस का भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, एवरेज कर्वेचर आएगी। एंड डेल साई बाय डेल एस इज कॉल्ड एवरेज कर्वेचर। एवरेज कर्वेचर ऑफ द आर्क पी क्यू, ऑफ द आर्क पी क्यू। अब बात आती है कि हमारी कर्वेचर क्या है, टोटल कर्वेचर आ गई, एवरेज कर्वेचर आ गई, तो हमारी एक्चुअल कर्वेचर किसको बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि जब लिमिटिंग वैल्यू यानी कि जब Q टेंड्स टू P, जब हमारा Q P की तरफ टेंड करेगा, यानी कि डेल एस की लिमिट जब 0 की तरफ होगी, तब जो एवरेज कर्वेचर होगी उसको हम कर्वेचर बोलते हैं। तो इट्स लिमिटिंग वैल्यू इफ इट एग्जिस्ट, यदि यह एग्जिस्ट करती है, एज द पॉइंट Q अप्रोचेस P अलोंग द कर्व फ्रॉम अदर साइड is called curvature of the curve at P. It means curvature at P is equal to curvature at P is equal to limit del S tends to डेल एस टेंस टू 0, अदर वर्ड आप क्या बोल सकते हो, पॉइंट Q टेंस टू P, पॉइंट Q टेंस टू P, और डेल साई बाय डेल एस, दिस इज कर्वेचर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, डी साई बाय डी एस के, डी साई बाय ds के। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया,
रो को डिनोट किया था ना हमने, तो वो आ गया डी साई बाई डी एस। तो इसको हम इसेंट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 रो को बोलते हैं, रो को हम रेडियस बोलते हैं। सॉरी, जो नोटेशन रो होता है इसका मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉरी, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं। सॉरी, ठीक है। तो 1/रो इज इक्वल टू होता है कर्वेचर। ये नोटेशन मैंने गलत यूज कर लिया था कर्वेचर के लिए, 1/रो यूज करते हैं कर्वेचर के लिए, ठीक है। और तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू डी एस बाई डी साई, ये रेडियस है। सॉरी, ठीक है। और ये हमारे पास कर्वेचर आ गए। तो इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिक इक्वेशन, सॉरी, इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। यानी कि साई और एस में जो कर्वेचर की इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक इक्वेशन। हिंदी में इसको नेज समीकरण बोलते हैं। क्या? नेज समीकरण, नेज समीकरण। ओके, तो ये इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोई भी कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी पोलर फॉर्म पढ़ेंगे और कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे और पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। यानी कि कोई भी कर्व कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो एक्स वाई में, तो उसकी जो कर्वेचर है वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, रेडियस किस फॉर्मूले से निकलेगी। अगर हमारे पास कर्व पोलर फॉर्म में गिवन है तो उसकी जो कर्वेचर है वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए ये बेसिक लेक्चर था जिसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए।